गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का बेसिक हम लोगों ने पढ़ा, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना सीखा, गैल्वेनिक सेल में जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसका फंक्शन को सीखा, और गैल्वेनिक सेल जब बेसिक पढ़ लिया तो ई सेल का वैल्यू सीखा, उसके लिए एक बेसिक फार्मूला सीखा। ई सेल इट इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल, राइट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल। और वही स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल का फार्मूला सीखा। ई नॉट सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। उसके बाद फिर हम लोगों ने डेल्टा जी और ई सेल के बीच में एक फार्मूला सीखा, डेल्टा जी इट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, है कि नहीं, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये सब जो फार्मूला है आपको बढ़िया से याद रखना है। आप फार्मूला याद रखेंगे तभी तो न्यूमेरिकल आपसे होगा। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा यदि कंडीशन नॉट स्टैंडर्ड है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में आयन है, उसका मोलारिटी 1 मोलर से डिफरेंट है, या कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर से डिफरेंट है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन कहेंगे। और नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में हम किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू और ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करें, ये हम लोगों ने सीखा था, है कि नहीं। तो नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई सेल को कैलकुलेट करने के लिए हम किस तरह से करेंगे, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। तो कुछ न्यूमेरिकल के हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था। कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो हाफ सेल की बात होती है, और ई सेल की बात करते हैं तो कंप्लीट सेल की बात होती है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लास्ट क्लास में सीखा कैलकुलेट करना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा। अब ई सेल का वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं नस्ट इक्वेशन को यूज करके, वो हम लोग आज सीखेंगे। देखो भाई, तो पहले फार्मूला लिखते हैं जल्दी से। ई सेल का जो फार्मूला है नस्ट इक्वेशन का वो है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एंड डिवाइड बाई एन लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे में रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं। ये फार्मूला एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर है, जबकि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन में यदि टेम्परेचर मेंशन नहीं भी किया रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस पर यह फार्मूला होता है। तो देखो, हमें कैलकुलेट करना है ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कंप्लीट गैल्वेनिक सेल का ई सेल का वैल्यू निकालना है। तो ई नॉट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल का वैल्यू कैसे निकालोगे, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। इस फार्मूले को हमने आपको सिखाया था, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल का वैल्यू आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर देना है। ये ई नॉट राइट क्या है, राइट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये ई नॉट एल क्या है, लेफ्ट हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है कि नहीं। आर का मतलब राइट हाफ सेल, एल का मतलब लेफ्ट हाफ सेल, दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस, और नोट कर दिया तो स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ये वाला वैल्यू ई नॉट सेल जो आएगा, इस ई नॉट सेल का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। माइनस 0.0591 को अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लेंगे, डिवाइड बाई एन, ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये कैसे मिलेगा, रिएक्शन को बैलेंस करके मिलेगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। एंड लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखने के लिए कि कौन प्रोडक्ट है और कौन रिएक्टेंट है, आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा,
तभी तो हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है कि नहीं। तो इस तरह से ई सेल का वैल्यू नस्ट इक्वेशन के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कुछ न्यूमेरिकल के हेल्प से डायरेक्ट समझते हैं। नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से कंप्लीट सेल का ई सेल का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना बढ़िया से सीखते हैं। गैल्वेनिक सेल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी इसी से पूछता है। क्वेश्चन, हमें कैलकुलेट करना है ई सेल का मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ गिवन गैल्वेनिक सेल। क्वेश्चन का पार्ट ए, बढ़िया से ध्यान से देखोगे। Zn सॉलिड है, Zn+2 एक्वस, ये सॉल्ट ब्रिज है, Cu+2 एक्वस, Cu सॉलिड। दोनों आयन का, दोनों जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन से इट इज़ गिवन 0.1 मोलर और Cu+2 का 0.01 मोलर। देखो हम फिर से कह रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का रहता और उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता। ये Cu+2 कॉपर सल्फेट से ही तो आएगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन कॉपर सल्फेट का होगा वही Cu+2 का होगा। यहाँ पर Zn+2 लिखा, इसके जगह पर जिंक सल्फेट भी लिखा हुआ हो सकता है। जिंक सल्फेट से ही तो Zn+2 आएगा, एक सॉल्ट से ही तो आयन आता है। तो जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन दे या Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन दे, दोनों ही बराबर होगा। हमें क्या चाहिए? आयन का कॉन्सेंट्रेशन, Cu+2 का और Zn+2 का, जो कि क्वेश्चन में दे दिया। ये एक गैल्वेनिक सेल है, ये लेफ्ट हाफ सेल, ये राइट हाफ सेल, ये एनोड वाला, ये कैथोड वाला, ये ऑक्सीडेशन वाला, ये रिडक्शन वाला, और बीच में सॉल्ट ब्रिज है। और क्या देगा क्वेश्चन में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो दे दिया Zn+2 से Zn रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इट इज गिवन -0.70 वोल्ट। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। और दिया है कॉपर का Cu+2 से Cu के लिए एसआरपी का वैल्यू 0.34 वोल्ट। ये दोनों ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी यहाँ तक क्वेश्चन हुआ। और इस क्वेश्चन के लिए ई सेल का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करें? तो देखो अभी सिखाया था फॉर्मूले में, हमें ई नॉट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। और क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का। तो इसके लिए कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ताकि पता चले कि कौन प्रोडक्ट है
और कौन रिएक्टेंट है। तो चलो भाई यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। पहले क्या करोगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखोगे। एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा और कैथोड पर। ए का मतलब एनोड और सी का मतलब कैथोड। बायां वाला एनोड, दायां वाला कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। तो एनोड पर क्या हो रहा है भाई, जेड सॉलिड है कि नहीं। जेड सॉलिड से Zn+2 एक्वस में गया और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ये एनोडिक हाफ सेल हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ। बायां वाला, दायां वाला, C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड, शॉर्ट फॉर्म में ही हमेशा लिखेंगे। कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन का। Cu+2 जो एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और फिर Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलेगा। कंप्लीट सेल रिएक्शन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दोनों ही हाफ सेल में बराबर होना चाहिए। यदि किसी एक हाफ सेल में दूसरे हाफ सेल के बराबर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं है तो आप एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके दोनों का इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे और फिर जोड़ेंगे। कंप्लीट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए, है कि नहीं। जितना ऑक्सीडेशन में रिलीज हुआ उतना ही रिडक्शन में गेन होगा इलेक्ट्रॉन। चलो कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखते हैं। Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस Zn+2 एक्वस एंड प्लस Cu सॉलिड। अब इस रिएक्शन को लिखते के साथ आपको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है और सबका कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉलिड का एक्टिव मास सिखाया था कि 1 के बराबर होता है। अब देखो फार्मूला लगा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला में आता है E नॉट सेल। तो E नॉट सेल क्या सिखाया, E नॉट सेल सिखाया E नॉट राइट एंड माइनस E नॉट लेफ्ट। E नॉट राइट का मतलब राइट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल। राइट में है कौन, कॉपर है। तो कॉपर का एसआरपी का वैल्यू E नॉट Cu+2 से Cu माइनस E नॉट Zn+2 से Zn, यानी एसआरपी राइट हाफ सेल का माइनस एसआरपी लेफ्ट हाफ सेल का। क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या दोनों का एसआरपी का ही वैल्यू दिया, ये एसआरपी ही दिया, ये भी एसआरपी ही दिया, दोनों ही एसआरपी दिया। यदि एसआरपी नहीं बल्कि एसओपी देता, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देता, तो हम साइन को चेंज करके उसको एसआरपी बना लेते। लेकिन जो हमको चाहिए वही दिया, ये भी एसआरपी दिया और ये भी एसआरपी, रिडक्शन का ही दिया और हमको दोनों का रिडक्शन का ही चाहिए। ये दे दिया 0.34 और ये दिया -0.70, तो -7.70, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ने पर 1.04 वोल्ट हुआ। ये क्या मिला, ये हमको मिला, ध्यान से सुनो, ये E नॉट सेल का वैल्यू मिला। ई सेल अभी नहीं मिला, नॉट स्टैंडर्ड यानी गिवन कंडीशन में हमको ई सेल कैलकुलेट करना है। तो ई सेल का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था बच्चों बताओ, E नॉट सेल जो कि मिल चुका, माइनस 0.059 को अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लिखेंगे एंड डिवाइड बाई n। n क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दोनों ही हाफ सेल में बराबर होगा और उसी को हम n कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 हुआ, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, Zn+2। कॉपर सॉलिड को या तो नहीं लिखेंगे या लिखने का मन करेगा तो 1 लिखेंगे, है कि नहीं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है, या तो नहीं लिखेंगे या लिखने का मन करेगा तो 1 लिखेंगे। डिवाइड बाय Zn सॉलिड का एक्टिव मास 1, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, लिख दिया। देखो बार बार सिखाते हैं, कॉपर सॉलिड है, जिंक सॉलिड है, उसका एक्टिव मास 1, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है। अब क्या, अब तो बड़ा आसान हो गया। अब इसी फार्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं। E नॉट सेल का वैल्यू आपको मिल चुका है, E नॉट सेल का वैल्यू यही तो मिला,
1.04 वोल्ट, वैल्यू को पुट किया 1.04 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.03 लॉग प्रोडक्ट Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया है 0.1, तो 0.10 लिख सकते हैं 0.1 को, और नीचे में Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया 0.01 है कि नहीं। यानी बेसिकली आपका ई सेल का जो वैल्यू हुआ, ध्यान से देखोगे 1.04 माइनस ये क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा, है ना, डेसिमल हट करके log 10, और log 10 का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर, तो 0.03 दैट इज इक्वल टू 1.01 वोल्ट के बराबर ई सेल का वैल्यू आ गया। यही आंसर हुआ, यानी आपको आंसर ई सेल का मिल चुका 1.01 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गाल्वनिक सेल का ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लो, एक बार हम फिर से इसको समझाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो, किसी भी कंप्लीट गाल्वनिक सेल के लिए ई सेल का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, ये हम लोग सीख रहे हैं, है कि नहीं। तो ये कंप्लीट सेल इस तरह से दिया हुआ रहेगा नोटेशन के फॉर्म में, पढ़ने आना चाहिए। बायां वाला जो लिखा हुआ रहता है हाफ सेल, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, और दायां वाला जो होता है रिडक्शन होता है, यानी रिडक्शन हाफ सेल, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये एनोड वाला, ये कैथोड वाला, और बीच में सॉल्ट ब्रिज, और आयंस के नीचे में मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास दिया रहेगा। और यदि ई सेल का वैल्यू पूछा तो जो दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा, या तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देगा या तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा। हमें चाहिए एसआरपी का वैल्यू। यदि क्वेश्चन में डेटा में एसओपी का वैल्यू दिया तो साइन उसका चेंज कर देना, एसआरपी का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर जिंक का, जो कि जिंक इलेक्ट्रोड है, उसका एसआरपी का ही वैल्यू दिया, और कॉपर का एसआरपी का ही वैल्यू दिया हुआ है। क्या सर इसको रटना पड़ेगा? नहीं, ये डेटा रिडक्शन पोटेंशियल का क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अब यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। क्या करोगे? तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए पहले फार्मूला तुरंत दिमाग में नस्ट इक्वेशन आ जाना चाहिए। क्या फार्मूला? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एंड डिवाइड बाई एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हमको चाहिए, इसके लिए रिएक्शन का होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है, ताकि उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी पता चले, और पता चले कि कौन प्रोडक्ट है और कौन रिएक्टेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हो रहा है, इसके लिए भी रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। तो सबसे पहले रिएक्शन को, कंप्लीट रिएक्शन को आप लिखेंगे और रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। अब ये ई नॉट सेल कैसे आएगा? ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, राइट हाफ सेल का एसआरपी माइनस लेफ्ट हाफ सेल का एसआरपी। तो राइट माइनस लेफ्ट का एसआरपी कर दिया यहाँ पर। राइट में कौन है? कॉपर, कॉपर का एसआरपी दिया। जिंक का एसआरपी का वैल्यू दिया यहाँ पर, तो कॉपर वाला में जिंक का एसआरपी को माइनस कर दिया, आपके पास ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया 1.04 वोल्ट। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया। आप प्रोडक्ट और एक्सचेंज को करने के लिए देखो दो रिएक्शन लिखेंगे, एक एनोड वाला, दूसरा कैथोड वाला। ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन, Zn से Zn+2 में जा रहा तो ऑक्सीडेशन हो रहा। Cu+2 वही दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में गया, रिडक्शन हो रहा।
दोनों को जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैंसिल हो जाना चाहिए। कंप्लीट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, मान लो यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, तो इस पूरे रिएक्शन को 2 से गुना करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को 2 करते, फिर जोड़ते, ताकि आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैंसिल हो जाए। फिर आपने रिएक्शन लिखा, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, और फॉर्मूले में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा, और प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 ले लिया, और फिर वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। ए नॉट से उधर निकाल चुके हो, 0.06 डिवाइड बाई 2 0.03, और क्या लिखा, लॉग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 0.1, ये 0.01, हमने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके और सॉल्व कर लिया, तो ये आया 1.04 वोल्ट। आपने ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 1.04 वोल्ट। अब ये ई सेल का वैल्यू सबसे पहले बताओ कि ये नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया। पॉजिटिव है, 1.04 वोल्ट पॉजिटिव है। अब ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव का अर्थ हुआ कि यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, यानी कि जैसे ही वायर कनेक्ट करोगे एक्सटर्नली, करंट का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। कभी भी ई सेल का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया और उसका वैल्यू पॉजिटिव आया तो उसका बहुत सारा अर्थ है। क्या क्या अर्थ है, अभी हम देखते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखोगे, इसी क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले ये देख करके बताओ कि ये जो रिएक्शन हुआ, इसके लिए ई सेल आपने जो कैलकुलेट किया वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव हुआ, इसका अर्थ है यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ। यह जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ, अर्थात प्रोडक्ट साथ में रहना चाह रहा है। रिएक्टेंट को जैसे ही मिलाया तो उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में होगा, यानी प्रोडक्ट साथ में रहना चाह रहा है। तो देखो यहाँ पर आपने जो रिएक्शन लिखा था वो रिएक्शन कंप्लीट सेल रिएक्शन कुछ इस तरह से था, अभी लिखे थे, फिर से लिख लेते हैं। Zn+2 इक्वस, हर एक पॉइंट को यदि आपने बढ़िया से देख लिया तो इससे इंटरेस्टिंग कोई तो टॉपिक ही नहीं। अब बताओ कि ई सेल का वैल्यू क्या आया। ई सेल का वैल्यू अभी निकाले 1.01 वोल्ट आया, ये आया गिवन कंडीशन में। अभी 1.01 वोल्ट ये निगेटिव क्वांटिटी है कि पॉजिटिव है। ई सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, ई सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया। ई सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, इसका बहुत सारा अर्थ है। क्या क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है इसका? पहला मीनिंग ये हुआ कि यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना इंटरेस्टिंग। फॉरवर्ड डायरेक्शन, कभी भी स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं और वह रिएक्शन हो रहा है मतलब किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। मतलब जैसे ही आपने Cu+2 और जिंक सॉलिड को मिलाया, यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना शुरू हो गया, यानी यह रिएक्शन फॉरवर्ड में हो रहा है। तो इसका अर्थ यह भी है कि रिएक्टेंट जो आपस में है ये रहना नहीं चाहेगा, रिएक्टेंट आपस में नहीं रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट बनना चाह रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट साथ में रहेगा, रिएक्टेंट्स साथ में नहीं रहेगा, है कि नहीं। अरे रिएक्टेंट का रिएक्शन हो गया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्टेंट साथ में नहीं रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट बनना चाह रहा, प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, तो प्रोडक्ट साथ में रहेगा। प्रोडक्ट साथ में रहेगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि Zn+2 आयन कैन बी stored in copper vessel, यानी कॉपर का बर्तन है
तो उसमें Zn+2 आयन को हम स्टोर कर सकते हैं। ये Zn+2 का सोर्स क्या होगा? जिंक सल्फेट, कोई सॉल्ट ही तो होगा। यानी जिंक सल्फेट को, जो सॉल्ट है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक सल्फेट को हम कॉपर के वेसल में स्टोर कर सकते हैं। वही रहना चाह रहा, वही बनना चाह रहा। लेकिन अगर कोई कहे कि Cu+2 को जिंक के बर्तन में, जिंक के बर्तन में Cu+2 को क्या हम स्टोर कर पाएंगे? सोच करके बताओ। नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट आपस में नहीं रहना चाहेगा और प्रोडक्ट साथ में रहना चाहेगा। कब? जबकि ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? आपने कोई एक गॉल्वनिक सेल का ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट किया और ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का अर्थ हुआ कि वह रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जाएगा। फॉरवर्ड की ओर वह रिएक्शन जाएगा। इसका अर्थ ये भी हुआ कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो साथ में रहना चाहेगा और रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, अर्थात रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में नहीं रहेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में तुमसे सिर्फ ये पूछा हुआ होता कि इस क्वेश्चन को देख करके बताओ कि गिवन कंडीशन में ये जो ZnSO4 है या Zn+2 है वो कॉपर के वेसल में हम स्टोर कर पाएंगे कि नहीं? तो कर पाएंगे, क्योंकि ये सेल पॉजिटिव है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसको नोट कीजिए। तो इस तरह का हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लो। बात समझ में आई? पहले तो नस्ट इक्वेशन के हेल्प से ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ई सेल निकालने के लिए फार्मूला में ई नॉट सेल चाहिए। ई नॉट सेल ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट से कैलकुलेट कर लीजिए। रिएक्शन को लिखिए, कंप्लीट सेल रिएक्शन को लिखिए। इससे आपको प्रोडक्ट पता चलेगा और रिएक्टेंट पता चलेगा। नस्ट इक्वेशन को लगाओ और ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। यदि ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि यह रिएक्शन हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्टेंट आपस में नहीं रहेगा और प्रोडक्ट साथ में रहेगा। प्रोडक्ट साथ में रहेगा यानी प्रोडक्ट स्टेबल है। प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ में रह सकता है, रिएक्टेंट साथ में नहीं रह सकता। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कॉपर के वेसल में Zn+2 को स्टोर कर पाएंगे? यदि रिएक्शन लिख करके इस सेल का वैल्यू आपने निकाला और पॉजिटिव आया और प्रोडक्ट मिला, तो प्रोडक्ट साथ में रहेगा, रिएक्टेंट साथ में नहीं रहेगा। तो बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन का जवाब देना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करना जरूरी है। लेकिन यही अगर आंसर ई सेल का निगेटिव आता, निगेटिव आने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वह रिएक्शन नहीं हो रहा बल्कि बैकवर्ड में हो रहा है। फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस नहीं है बल्कि बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस है। यानी कि सेल का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं किया, सेल को उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। यानी दायां में जो रखा बायां करना पड़ेगा और जो बाएं में रखा उसको दायां करना पड़ेगा। अच्छा, इस सेल का वैल्यू पॉजिटिव, तो बताओ सेल का रिप्रेजेंटेशन सही था कि नहीं था? सेल का रिप्रेजेंटेशन सही था। ई सेल का मान पॉजिटिव, अर्थात सेल का रिप्रेजेंटेशन सही था। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन का बी पार्ट, ई सेल ही निकालना है। एक क्वेश्चन लिया H2 गैस एक एटमॉस्फेयर पर है, H+ एक्वस, जो कि देखो ये H+ कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड से आ सकता है। तो ये H+ मान लो कि HCl से आ रहा है। यहाँ ये भी हो सकता था कि ये HCl दिया हुआ रहता। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कॉन्सेंट्रेशन HCl का होगा वही H+ का होगा। pH का वैल्यू यहाँ पर दे दिया बच्चों 2 के बराबर। सॉल्ट ब्रिज, और इधर में ये है सिल्वर आयन। ये सिल्वर आयन कहाँ से आएगा? सिल्वर का
कोई एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, इसके जगह पर AgNO3 लिखा हुआ रहता तो AgNO3 से क्या मिलेगा, Ag+। तो AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन और Ag+ का मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर होगा। इट इज गिवन 0.1 मोलर एंड दिस इज Ag सॉलिड। यहाँ पर प्लेटिनम हम लगा सकते हैं, है ना, गैस गैस आयन के लिए इलेक्ट्रोड प्लेटिनम। तो ये क्वेश्चन हो गया और इसके लिए इसेल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक और चीज दिया हुआ है, गिवन SRP का वैल्यू या SOP का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ, E0। हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना जरूरी, एक पॉइंट भी गड़बड़ हुआ ना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये दे दिया -0.8 वोल्ट के बराबर। देख करके बताओ कि क्वेश्चन देने वाले ने कौन सा पोटेंशियल दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया या रिडक्शन दिया। स्टैंडर्ड कंडीशन तो है ही है, एसओपी का वैल्यू दिया कि एसआरपी का वैल्यू दिया। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 0 से +1 हो गया तो एसओपी का वैल्यू दिया, लेकिन हमें नस्ट इक्वेशन में एसआरपी चाहिए, दिया क्या, एसओपी। तो एसआरपी के लिए क्या करोगे, इसका साइन चेंज कर दोगे, तो एसआरपी इसका कितना हो जाएगा, 0.8 वोल्ट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में ये हम आपको बताते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि ये जनरल मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट करता है, आपको नहीं करना क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। चलो भाई, तो ये यहां तक क्वेश्चन हुआ। सर बोलोगे ये हाइड्रोजन का नहीं दिया, नहीं देगा, एसआरपी या एसओपी का वैल्यू हाइड्रोजन का नहीं देगा। बोलो बच्चों क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसका कि वैल्यू माना गया है 0 के बराबर। एसआरपी का वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए माना गया है 0 के बराबर, तो वो नहीं देगा, आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए लिख करके उसमें कौन प्रोडक्ट कौन एक्सचेंज है ये पता करने के लिए कंप्लीट सेल रिएक्शन का लिखा हुआ होना जरूरी है। तो यहां से सॉल्यूशन शुरू करते, पहले एनोड पर रिएक्शन और फिर कैथोड पर लिखेंगे। एनोड कौन, बायां वाला, कैथोड कौन, दायां वाला। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो H2 गैस का जो कि 1 एटमॉस्फेयर पर है उसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें, H+ में। रिएक्शन का बैलेंस होना भी जरूरी है, 2H+ एक्वस N+2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड का मतलब रिडक्शन, A फॉर एनोड, C फॉर कैथोड। किसका रिडक्शन हो रहा है, राइट हाफ सेल में। Ag+ एक्वस महोदय जो है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो ये Ag सिल्वर में, ध्यान से देखोगे, में कन्वर्ट होगा। अब हमने आपको सिखाया कि कभी भी कंप्लीट सेल रिएक्शन होता है तो जोड़ने पर हाफ सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर होना चाहिए। अरे भैया, रिडॉक्स रिएक्शन में ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर होता है, जितना ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना ही रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर नहीं है। ऐसा कुछ क्या करें कि दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। सर ये 2 से गुना करने पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू चेंज करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। यही तो सिखाया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई सेल का वैल्यू जो होता है वो एक कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और रिएक्शन को कितना से भी गुना कर दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई सेल का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो 2 से गुना करने पर भी एसआरपी का वैल्यू सिल्वर का यही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नॉट एडिटिव होता है। अब दोनों को हमने जोड़ देना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, लेफ्ट में H2 गैस मिला और क्या 2Ag+ एक्वस, राइट में क्या मिला 2H+ N+2 Ag सॉलिड। है ना इंटरेस्टिंग, हमें प्रोडक्ट मिल गया और हमें रिएक्टेंट मिल गया। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना होता है, सबका कॉन्सेंट्रेशन भी पता है। H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है, pH दिया है, पीछे भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि pH का वैल्यू दिया रहे तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं 10⁻⁻, अगर x लिखा रहता pH का वैल्यू तो 10⁻⁻6, 2 है तो -2 मोलर। किसका कॉन्सेंट्रेशन मिला, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिला, है कि नहीं, सबका कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब इस फार्मूले में, ई सेल के फार्मूले में हमें कैलकुलेट करना रहता है E0 सेल। ये क्या होता है, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट।
बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से हर एक फॉर्मूला जेहन में बैठ जाए और कभी ना उतरे। राइट में कौन है, तो राइट में सिल्वर है, तो सिल्वर का कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सबका रिडक्शन पोटेंशियल। लेफ्ट में कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का भी कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या सिल्वर का एसआरपी का वैल्यू दिया कि एसओपी का वैल्यू दिया, एसओपी का वैल्यू दिया। हमें कौन सा पोटेंशियल चाहिए, एसआरपी का वैल्यू चाहिए। क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, यानी -0.8 है तो ये 0.8 होगा। बहुत बच्चा जो सो रहा है वो जाग जाओ और बढ़िया से देखो हम क्या किए। बोलो कि सर ये -0.8 था, ये 0.8 कैसे लिखा। ये दिया एसओपी, ऑक्सीडेशन दिया, और हमें चाहिए एसआरपी, रिडक्शन चाहिए, साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो सोने वाले सब जाग जाओ। एंड माइनस इसका वैल्यू सिखाया है कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना गया है, तो उसका वैल्यू 0, ये दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना है बच्चे। यानी कि इनोट सेल का वैल्यू 0.8 वोल्ट। तुमको यदि इनोट सेल ही पूछता तो 0.8 वोल्ट मिल जाता, और 0.8 वोल्ट पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में इनोट सेल का वैल्यू पॉजिटिव है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। प्रोडक्ट एक साथ रहना चाहेगा, रिएक्टेंट एक साथ रहना नहीं चाहेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टैंडर्ड कंडीशन में स्पॉन्टेनियस हुआ, स्टैंडर्ड में, लेकिन हमें तो गिवन कंडीशन यानी कि नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करना है कि नहीं। तो ई सेल का वैल्यू लिखते हैं, नस्ट इक्वेशन सब ध्यान से देखोगे। ई सेल का वैल्यू सबको नस्ट इक्वेशन याद है, इन नॉट सेल जो कि आप लिख चुके उधर, -0.06, 0.059 को लगभग 0.06 लेते हैं। डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, दोनों में जो बराबर है वही इलेक्ट्रॉन दो, लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन, H+, ये प्रोडक्ट, और इसका पावर उसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। ये सॉलिड है, एज सॉलिड, सॉलिड का एक्टिव मास 1 डिवाइड बाय, इधर में क्या H2 गैस भी और Ag+ भी है। तो अगर गैस है तो क्या सिखाया था, उसका पार्शियल प्रेशर, यानी PH2 का मतलब पार्शियल प्रेशर किसका, H2 गैस का। क्वेश्चन में अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ नहीं रहे, कभी कभी कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है, बाय डिफॉल्ट लिया जाता है। क्वेश्चन में अगर ये H2 गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ नहीं रहता तो आप कितना लेते, बाय डिफॉल्ट गैस का प्रेशर यदि नहीं लिखा रहे तो वो 1 एटमॉस्फेयर ले लिया जाता है। 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार अप्रॉक्सीमेटली दोनों बराबर होते, तो 1 एटमॉस्फेयर ले लिया जाता है। लिख दिया तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा हुआ था तो 1 एटमॉस्फेयर हम लेते। और क्या, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन, एक्वस सोल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन, और गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर, Ag+ के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं ना बच्चों। इनोट सेल का वैल्यू आपने लिखा 0.8 वोल्ट लिख दिया, ये 0.03 लॉग H+ की कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाला हुआ है 10⁻⁻², इसका पावर 2, पार्शियल प्रेशर H2 का 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, दिया हुआ है, और Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या, 0.1, तो 0.1 का मतलब कितना, 10⁻⁻1, दिस इज 10⁻⁻1, और इसका पावर 2। क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैथ्स तो आपका बहुत स्ट्रांग है। तो 0.8 एंड -0.03, ये लॉग वाला ना बहुत बच्चों को थोड़ा मुश्किलात होती है, वो नहीं होना चाहिए। ये देखो 10 का पावर -4 ऊपर में, और नीचे में कितना, 10 का पावर -2, -2 वाला ऊपर में +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10⁻², होगा कि नहीं, समझ में बात आई। 10 का पावर -4, नीचे में 10 का पावर -2, माइनस वाला ऊपर जाके प्लस हो गया, तो -4 + 2 10⁻² के बराबर। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये हो गया 0.8, और ये -2 बाहर निकल गया तो माइनस माइनस प्लस 0.06, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, यानी बेस के लिए वैल्यू हो गया 0.86 वोल्ट। यानी आपके पास ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गया बच्चों 0.86 वोल्ट। देख करके बताओ कि ये जो वैल्यू है नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। सबसे पहले तो आपने ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया, और उसके बाद फिर देखा कि जो वैल्यू है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है।
इसको अभी हम एनालाइज करेंगे, लेकिन हम आपसे एनालिसिस पूछते हैं और आप मुझे बताओगे ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है कि नॉट स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट स्टेबल होगा, प्रोडक्ट बनना चाहेगा, रिएक्टेंट साथ में नहीं रहना चाहेगा। मतलब क्या? प्रोडक्ट साथ में रहना चाहेगा, मतलब क्या H प्लस एजी के साथ रहना चाहेगा? बिल्कुल रहना चाहेगा, H प्लस एजी के साथ रहना चाहेगा। क्या Ag प्लस और H2 साथ में रहेगा? नहीं रहेगा, मिलाते के साथ यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और ये दोनों साथ में नहीं रहेगा। तो इसको नोट कीजिए फटाफट और इसका ई सेल का वैल्यू को देख करके कुछ जो एनालिसिस होता है हम यहां पर लिखेंगे। हर एक इक्वेशन को मैं दो दो बार आपको समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट लो और एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th बोर्ड, जेईई मेन, एडवांस एंड नीट। सबसे टफ टॉपिक यही है, लेकिन अगर शुरुआत से बढ़िया से आपने क्लास किया तो सबसे आसान टॉपिक भी हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल है, चीज़ों को यदि आपने बढ़िया से सीख लिया तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए साबित हो सकता है। क्या कैलकुलेट करना है बताओ? ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ई सेल दिया हुआ कंडीशन का मतलब नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करना है। गॉल्वनिक सेल इस तरह से रिप्रेजेंट करके दे देगा, रिप्रेजेंट कर दिया, पढ़ने आना चाहिए ना। लेफ्ट हाफ सेल ये है, ये राइट हाफ सेल है। लेफ्ट हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है और राइट हाफ सेल में रिडक्शन होता है, बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है कि नहीं? तो कंप्लीट सेल रिएक्शन इसके लिए लिखना होता है, पहले ऑक्सीडेशन वाला फिर रिडक्शन वाला। ए का मतलब एनोड, सी का मतलब कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा, H2 से H प्लस में जा रहा, लिखा। हाइड्रोजन का 2 एटम था तो 2H प्लस लिखना पड़ेगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कौन? Ag प्लस। लेकिन पहले आपने Ag प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन और Ag सॉलिड लिखा था। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चूंकि पहले में 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दोनों में बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर करोगे एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से इसको गुना कर दिया, सब हर जगह 2 से गुना कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर हो गया। जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैंसिल हो जाना चाहिए, इधर वाला रिएक्टेंट मिल गया, इधर वाला प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मिला, ये रिएक्टेंट मिला। अब फॉर्मूला में ई नॉट सेल का वैल्यू चाहिए नेक्स्ट इक्वेशन में। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। इसमें बताओ कि कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। ये एसआरपी, ये भी एसआरपी। आर का मतलब राइट हाफ सेल, एल का मतलब लेफ्ट हाफ सेल। राइट में कौन है? सिल्वर, लेफ्ट में कौन है? हाइड्रोजन। दोनों का एसआरपी का डिफरेंस। क्वेश्चन में क्या एसआरपी दिया? नहीं भाई, ये एसओपी दिया। एसआरपी के लिए क्या करोगे? साइन इसका चेंज कर दोगे, मिल गया साइन, ये माइनस था तो प्लस कर दिया। हाइड्रोजन का नहीं दिया, पता होना चाहिए हाइड्रोजन का 0 होता है बच्चे, तो 0 लिख दिया। 0.8 वोल्ट आया ई नॉट सेल का वैल्यू, पुट कर दिया यहाँ पर। 0.06 से कहाँ से? 0.0591 को जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लेते हैं। डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दो, लॉग ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। ये प्योर सॉलिड है तो प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1, या तो नहीं लिखेंगे या लिखने का मन करेगा तो 1 लिखेंगे। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाएगा, ये भूलना नहीं है। Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2, और अगर गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर। इसका पावर सर आपने 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। सबका वैल्यू को हमने पुट कर दिया और ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, जो कि आया 0.86 वोल्ट। निगेटिव के पॉजिटिव, पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव आने का क्या अर्थ हुआ? हम फटाफट इसको एनालाइज कर लेते हैं। अब आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन में ये डेटा दे करके कि बताओ भाई HCl एसिड है, क्या गिवन कंडीशन में उसको हम लोग सिल्वर के वेसल में स्टोर कर पाएंगे क्या? यानी HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिल्वर के वेसल में उसको हम रख सकते हैं?
बिना ये रख सकते हैं का मतलब क्या, दोनों को एक दूसरे के साथ रखेंगे तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका जवाब कैसे दोगे, ये पीएच का वैल्यू दिया हुआ था 2 के बराबर। तो हमारे पास ओवरऑल जो सेल रिएक्शन आया हम फिर से लिख रहे हैं, देखोगे सब ध्यान से, H2 गैस प्लस 2 Ag प्लस एक्वस। यही तो एनालिसिस करनी है, और बाद में यदि ज्ञान हो जाए तो फटाक से आंसर दे सकते हैं बच्चे, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिएक्शन आपके पास है और आपने नस्ट इक्वेशन के हेल्प से ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट किया, जो कि आया निकल करके 0.86 वोल्ट, और ये आया पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। जैसे ही देखा कि ये पॉजिटिव आया तो इसका क्या अर्थ हुआ, क्या मीनिंग हुआ, ये ना बहुत जगह पूछता है। सबसे पहला मीनिंग ये हुआ, यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है कि नहीं। फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं भी लिखो और स्पॉन्टेनियस कह दिया तो स्पॉन्टेनियस का अर्थ हुआ गिवन डायरेक्शन में, रिएक्शन के डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा स्पॉन्टेनियस है, पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट साथ में रहेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट साथ में रहेगा। साथ में रहेगा मतलब स्टेबल है, प्रोडक्ट को साथ में रखोगे तो यह रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन रिएक्टेंट साथ में नहीं रहेगा, प्रोडक्ट साथ में रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि H प्लस, जो कि क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4 एटसेट्रा, ये सब एसिड है, वहीं से H प्लस आएगा, कैन बी स्टोर्ड, मतलब रख सकते हैं कहां पर, इन सिल्वर वेसल, एजी वेसल। सिल्वर के बर्तन में हम इन सारे एसिड को गिवन कंडीशन में रख सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन लेफ्ट वाला जैसे ही आपस में दोनों को मिलाओगे रिएक्शन हो जाएगा, यानी H2 गैस और Ag प्लस दोनों साथ में नहीं रहेगा। तो इतने सारे निष्कर्ष निकलते हैं, है कि नहीं। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लो। तो लोग कुछ और न्यूमेरिकल से हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से ई सेल का वैल्यू गिवन रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करें। एकदम नहीं घबराना होता है, जैसे ही गैल्वेनिक सेल दिया ना, तुरंत आंखें चमक जानी चाहिए, अरे इसमें तो हमको कमांड हो गया है, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा हम ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब जरा देखो, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन का पार्ट सी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा ही डिफिकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो होगा नहीं, कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब आसान, और कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर तो सब इक्वली मुश्किल है। तो चलो भाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ लिखा Fe+2, अब एक्वस नहीं लिख रहे, कहीं पर भी आयन है तो एक्वस के फॉर्म में ही है। Fe3+ सॉल्ट्सब्रिज, इधर प्लेटिनम लगा दोगे, आयन आयन है, 0.1 मोलर 0.1 मोलर
ये कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। इधर में है MnO4 माइनस Mn+2, H+ का मतलब मीडियम एसिडिक है, और ये भी प्लेटिनम इधर लगा दिया। मोलरिटी 0.1 मोलर, 0.1 मोलर मोलरिटी दिया हुआ है, और यहाँ पर pH का वैल्यू दे दिया H+ के करस्पॉन्डिंग से इट इज इक्वल टू 1। pH का वैल्यू एसिडिक कंडीशन है जहाँ पर कि pH का मान 1 के बराबर है। और क्या दिया हुआ है गिवन, SRP का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है E0 Fe3+ से Fe+2 के लिए इट इज गिवन से -0.5 वोल्ट। राइट वाले का SRP MnO4 माइनस Mn+2 एंड H+ के लिए SRP का वैल्यू दे दिया -0.9 वोल्ट। ये क्वेश्चन है, दोनों के लिए SRP का वैल्यू दिया है, लेफ्ट हाफ सेल का, राइट हाफ सेल का, है कि नहीं। ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या सिखाया था, पहले हमें लिखना पड़ेगा कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए एनोड पर जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हो रहा है उसको लिखना पड़ेगा, और कैथोड पर जो रिडक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। पहले एनोड लिखते हैं, एकदम धीरे धीरे करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखोगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जो कि बायां वाला होता है, तो Fe+2 का ऑक्सीडेशन हुआ है किस में, Fe3+ में, लिख दिया भाई। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कैथोड पर क्या होता है बच्चों बताओ, रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 माइनस का हो रहा है। अब यहां पर बैलेंस करने आना चाहिए ना, बहुत बार सिखाया, लास्ट क्लास में इसका बैलेंसिंग सिखाया था। MnO4 माइनस से किस में जाएगा, Mn+2 में। आपको अभी इतना ही लिखना है, बाकी जो H+ है और H2O लिक्विड वगैरह है ऑलरेडी बैलेंस करने के बाद एसिडिक मीडियम में आ जाएगा। तो कैसे बैलेंस करोगे, पहले जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, Mn ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। किससे बैलेंस करते हो, वाटर का मॉलिक्यूल कितना चाहिए, 4 फॉर H2O लिक्विड। फिर हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करोगे, H+ से, एसिडिक मीडियम है तो H+ से, तो 4 दूना 8 H+। लास्ट क्लास में भी किया था, आज फिर कर रहे हैं। सारे एटम बैलेंस हो गए, फिर किसको बैलेंस करोगे, इलेक्ट्रॉन से चार्ज को बैलेंस करोगे। 8 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तो 7 पॉजिटिव इधर, 2 पॉजिटिव तो 2 पॉजिटिव इधर, तो 2 पॉजिटिव 5 इधर भी 2 पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो 8 पॉजिटिव 1 निगेटिव 7 पॉजिटिव है, तो 5 पॉजिटिव को यदि हम खा जाएं, किससे खाओगे, 5 इलेक्ट्रॉन से। 5 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इधर भी 2 पॉजिटिव उधर भी 2 पॉजिटिव, रिएक्शन बैलेंस हो गया, चार्ज वो सब बैलेंस हो गया। अब देखेंगे कि दोनों हाफ सेल में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, एनोड वाला कैथोड वाला, क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर है कि नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर नहीं है तो एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके आप दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को बराबर करेंगे। यहां पर 1 यहां पर 5, क्या करोगे, इस रिएक्शन में ऊपर वाला में पूरे में 5 से गुना, ये नहीं कि खाली 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, पूरे रिएक्शन को 5 से गुना करेंगे तो आपका हर चीज बैलेंस रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन इसमें ही 5 हो गया। उसके बाद क्या करोगे, पूरे रिएक्शन को सम कर दोगे, जोड़ दोगे बच्चे, जोड़ते हैं ना। तो ये आया Fe+2 लेफ्ट में, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, प्लस MnO4 माइनस। ये करना बहुत जरूरी है, रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना। ये जिसको लिखने आता है उसी को करने आएगा, इस सेल कैलकुलेट करने आएगा। अब ये देखो, ये 5 से गुना करने पर 1 नहीं रहा बल्कि 5 हो गया। राइट वाला भी 5 से गुना करने पर कितना हो गया, 5 Fe3+ हो गया। इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इधर वाला राइट वाला राइट में जोड़ देंगे, Mn+2 एंड +4 H2O लिक्विड, है कि नहीं। ये क्या मिल गया, ये आपके पास कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल गया, जिसमें कि सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया, सबका कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां पर इसे लिखते हैं। अब आप होशियार हो गए, क्या फार्मूला, E0 सेल। E0 सेल क्या होता है, E0 राइट एंड माइनस E0 लेफ्ट। ये डायरेक्ट E0 सेल का हमने फार्मूला लिख दिया। अब इतना तो होशियार हो ही गए हो कि फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं।
माइनस 0.06 एंड बटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोलो कितना, 1 लिखें कि 5 लिखें। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 5 हो गया, दोनों में बराबर होना चाहिए, यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी कितना, 5 हुआ। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है, Mn+2, तो Mn+2 का कॉन्सेंट्रेशन लिखा। H2O लिक्विड आएगा क्या, ये प्योर लिक्विड है, या तो नहीं लिखेंगे या लिखने का मन करेगा तो उसका एक्टिव मास 1 लेंगे। नीचे में क्या, Fe+, सॉरी ये प्लस है, तो एक और रिएक्टेंट है Fe+3, Fe3+ और इसका पावर 5, ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट कौन है, Fe+2, तो Fe+2 का पावर, इसी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 5। और क्या, MnO4-, बहुत सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, घबराना नहीं है, बस लिखते जाना है। H+ के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 8। अब क्या करना, सबका वैल्यू ही तो पुट कर देना है, और वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। यहां देखो राइट में कौन है, MnO4- वाला, क्या इसका SRP का वैल्यू दिया, SRP ही दिया। MnO4- Mn+2 के लिए रिडक्शन हो रहा है, SRP का वैल्यू दिया -0.9। क्या Fe3+ से Fe+2 के लिए SRP ही दिया, SRP ही दिया, दोनों का SRP का वैल्यू ये चाहिए, कितना दिया, -0.5, तो माइनस लिखा एंड -0.5, है ना। राइट में से लेफ्ट वाले को घटा दिया, राइट हाफ से ये लेफ्ट हाफ से, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -12×5=60, 0.012 लॉग। अब ये देखो सब 0.1 है, 0.1 है, 0.1 है, तो सब ये सब आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, 0.1 0.1 0.1 0.1, तो 0.1 0.1 0.1 0.1, ये भी 5 ये भी 5, कैंसिल, ये दोनों आपस में क्या कैंसिल, सबका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 होने की वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, यानी कि 1/H+ का कॉन्सेंट्रेशन, पीएच का वैल्यू दिया 1, क्या H+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया कितना, 10⁻⁻1 मोलर, तो 1/10⁻⁻1 का पावर 8, इस तरह से पुट किया, है ना इंटरेस्टिंग। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ये 0.5 में से 0.9 गया तो -0.4, 5×9, माइनस वाला ज़्यादा है, बड़ा है, और ये क्या -0.012 0.012, और ये क्या 10 का पावर -1, 8 ऊपर चला गया, तो -8 से log 10 का पावर 8 हो गया, यानी मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते जाना है। अब ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.4, और ये 12×8 -0.096, इतना वोल्ट आपका आंसर आ गया। सॉल्व कर लिया इसको हम लोगों ने। अब ये देख करके बताओ कि ये जो वैल्यू आया पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, ये जो वैल्यू आया वो निगेटिव आया, ई सेल का जो वैल्यू है वो निगेटिव आया, ई सेल का वैल्यू निगेटिव, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि गिवन कंडीशन में यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रहा, गिवन कंडीशन में यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। बात समझ में आ रही है, यानी प्रोडक्ट साथ में नहीं रहेगा, ये आपस में साथ में नहीं रहेंगे। कौन साथ में रहेगा, ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, बैकवर्ड में हो रहा है मतलब ये रिएक्शन आपस में साथ में रहेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है, इससे क्या निष्कर्ष निकला, इस सेल का वैल्यू यदि निगेटिव आया तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रहा, बैकवर्ड में हो रहा, अर्थात रिएक्टेंट जो है वो साथ में रहना चाहेगा, प्रोडक्ट साथ में रहना नहीं चाहेगा, है कि नहीं। नोट कीजिए इसको, एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूं आपको। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप यदि एक बार इसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल सीम वेरी इजी, बहुत आसान होगा, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं।
देखो सब, यानी पीछे वाला जो न्यूमेरिकल हमने करवाया उन दोनों को इस तीसरे वाले न्यूमेरिकल के हेल्प से ही समझ सकते हैं और बड़ा आसान है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, गैल्वेनिक सेल दिया है और ई सेल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो गैल्वेनिक सेल को पढ़ने भी तो आना चाहिए। ये लेफ्ट हाफ सेल है, ये राइट हाफ सेल है। लेफ्ट हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है, राइट हाफ सेल में रिडक्शन होता है। ये जो हम बता रहे हैं पूरा का पूरा पीछे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो उन सब का रिवीजन है। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये सब आयंस हैं, लिक्विड फेज में है, इसलिए कॉमा से सेपरेट कर दिया। कॉमा सेपरेट कर दिया क्योंकि दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन फेज में है। ये सॉल्ट ब्रिज है। तो इसका ई सेल निकालने के लिए सबसे प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होता है कंप्लीट सेल रिएक्शन, वो पहले लिखना पड़ेगा। यानी बेसिकली दो हाफ सेल लिखना पड़ेगा, एक एनोड वाला और एक कैथोड वाला। ए का मतलब एनोड, सी का मतलब कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन Fe+2 से Fe3+ में हुआ, लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। रिडक्शन MnO4- से Mn+2 में हुआ, MnO4- Mn+2 में हुआ। H+ बता रहा है कि कंडीशन एसिडिक है, तो एसिडिक कंडीशन में इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। MnO4- Mn+2 इतना ही पहले लिखना है। तो Mn को बैलेंस किया, ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का हेल्प लिया, वाटर का मॉलिक्यूल से करते हैं। 4 ऑक्सीजन के लिए 4 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया। किधर ऐड करोगे, जिधर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन को H+ से, अगर मीडियम एसिडिक है तो हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करते हैं। कितना H+? 4 दूना 8, 8 H+ इधर ऐड कर दिया, सारा आइटम बैलेंस हो गया। फिर चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। चार्ज को ऐसे काउंट करते हैं, ये 8 पॉजिटिव और 1 निगेटिव, यानी बाएं तरफ 7 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव, तो इधर भी 2 ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो 7 पॉजिटिव में से 5 पॉजिटिव को खाएगा, कौन खाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 5 पॉजिटिव को खा गया, तो 2 पॉजिटिव इधर भी, 2 पॉजिटिव इधर भी। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, हाफ सेल बैलेंस हो गया। कहां पर वाला? कैथोड वाला। लेकिन फिर चेक करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दोनों हाफ सेल में बराबर है कि नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दोनों हाफ सेल में बराबर नहीं है बच्चे, तो पहले उसको बराबर करेंगे। कैसे बराबर कर दोगे? सीधे सीधे 5 इलेक्ट्रॉन लिख दोगे? नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन, अगर यहां 5 है तो इसको भी 5 करने के लिए पूरे रिएक्शन को 5 से गुना करेंगे, यानी सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 टाइम्स हो गया, 5 5 5। फिर दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ा तो 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5, इसका 5। लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे, राइट वाला राइट के साथ जोड़ेंगे, तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकते हैं, जिसमें कि H2O लिक्विड, प्योर लिक्विड है, इसका एक्टिव मास 1 है। प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड का हो, या तो हम नहीं लिखेंगे या लिखने का मन करेगा तो उसका एक्टिव मास 1 लिखेंगे। ये दोनों प्रोडक्ट हुआ और ये तीनों रिएक्टेंट हुआ। ये सेल लिखा, फार्मूला क्या? E0 सेल। E0 सेल क्या होता है? E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, माइनस 0.0591 अपॉन n। 0.0591 को अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लिखेंगे बटा 5 लॉग। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लिखते जाओगे। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में, इसको एक्टिव मास 1 लिया। ये आपस में कैंसिल इससे कर दिया, सबका 0.1 0.1 0.1 0.1, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। और H+ का कॉन्सेंट्रेशन pH दिया 1, तो H+ 10⁻1 मोलर के बराबर वैल्यू पुट कर दिया। लॉग का वैल्यू को सॉल्व कर लिया, -8 होगा, ऊपर जाके +8, तो 8 हो गया। लॉग 10 का पावर 8 का मतलब 8, 12 8 96, 0.096 हुआ। और ये -0.4, माइनस माइनस प्लस, तो 0.5 में से 0.9 को घटाओ, 5 4 9 -0.4, और ये दोनों मिलाकर के निगेटिव आया, कितना आया? -0.496, अर्थात ये निगेटिव है। तो निगेटिव का अर्थ क्या हुआ? मैं फिर से कह रहा हूं, अब इसके बाद खुद ही से एनालाइज करो, अब यहां लिख नहीं रहे। निगेटिव का अर्थ हुआ कि यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं है, बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस है, यानी कि प्रोडक्ट साथ में नहीं रहेगा। गिवन कंडीशन में आपस में रिएक्टेंट साथ में रहेगा, रिएक्टेंट स्टेबल होगा, प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो इस तरह से किसी भी कार्बनिक सेल का हम ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करके बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते। तो क्या एक बार सिर्फ बोर्ड पर यहाँ से देख करके, एक बार वीडियो देख करके पूरा का पूरा आपको आ गया, समझ में तो आ गया, यह हम यकीन करते हैं कि आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं हुआ। समझ में पूरी तरह से आए इसके लिए
जो हमने न्यूमेरिकल करवाया उसको आप खुद से एक बार कॉपी पर कलम से करेंगे, तभी आपका अपना होगा। 2 बार पढ़ो, 2-3 बार उसको लिख करके देखो, खुद से लिख करके देखो, और 3-4 बार दिमाग में घुमाओ कॉन्सेप्ट को, तो वह तुम्हारा अपना हो जाता है। फिर सब्जेक्ट पर कमांड होता है। पढ़ते रह गए सालों भर, सब पढ़ा, एग्जाम में जा करके कुछ याद नहीं। क्यों? आपने रिवाइज नहीं किया। रिवीजन इज द की। जितनी बार आप चीज़ों को रिवाइज करते हो वह आपका अपना होते जाता है। टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल के नाम से इसको हम लोग पुकारते हैं, है कि नहीं? एक चीज़ और, पढ़ाते पढ़ाते ये भी बताते चले कि कल से केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स में हम लोगों ने टॉपिक को अपलोड करना शुरू कर दिया है। लाइव जाना था, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से यूट्यूब जो है लाइव कुछ दिनों बाद शुरू करता है, तो टेक्निकल इशू की वजह से लाइव हम नहीं जा पाए कल, लेकिन अपलोड कर दिया है 2 वीडियो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट का पहला वीडियो जो है वो मैंने अपलोड किया है। तो जो 11th के टॉपिक शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं वह वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आपके भाई बंधु सिस्टर्स या कोई भी फ्रेंड्स हैं तो आप उनको बताएंगे। ये 15 दिनों तक बिल्कुल मुफ्त वहाँ से आपको मिलेगा, और फिर जो है उसको हम लोग जूम से पढ़ाएंगे। एक डिफरेंस भी बताया था क्या, कि अभी से ही जो एनरोल करेंगे उनको डॉट की सुविधा होगी, डीपीपी की सुविधा होगी, सीट की सुविधा होगी, हर तरह की सुविधा अभी से ही मिलनी शुरू हो जाएगी जो कि एनरोल करेंगे। चलो भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा बेटा भी बार बार आ रहा है और वो कह रहा है कि पापा मेरे भी चैनल के बारे में थोड़ा सा आप अपने स्टूडेंट्स को बता दीजिए, है ना? तो भाई उसका चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना हमारे स्टूडेंट्स, है कि नहीं? ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ। मेरा बेटा बार बार कहता है कि पापा आप हमारे चैनल के बारे में नहीं बताते अपने यूट्यूब पर। बता रहा हूँ, मेरा बेटा कार्तिक कुमार का एक चैनल है, बड़ा ही वाइब्रेंट स्टूडेंट है, बहुत ही वाइब्रेंट बच्चा है, बहुत एनर्जेटिक बच्चा है। रोज़ एक बनाता है, एक इंग्लिश का या मैथ्स का रोज़ ही एक वीडियो बनाता है, अपलोड करता है, और उस चैनल का नाम है स्टडी विथ कार्तिक कुमार। स्टडी विथ कार्तिक नहीं, स्टडी विथ कार्तिक कुमार। तो भाई आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो बहुत खुश हो जाता है, उसमें एनर्जी भर जाती है। जैसे उसके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, बहुत एनर्जेटिक होता है। तो आपसे काइंड रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन ए नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे ना क्वेश्चन बहुत पूछता है। गैल्वेनिक सेल का ही है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो देखो हम लोगों ने लिखा था, ध्यान से देखोगे क्या लिखा था, कि ए सेल का जो फार्मूला होता है वो होता है ई नॉट सेल, है ना, -2.303 RT/NF। किसी भी टेम्परेचर पर एक्चुअल फार्मूला ही होता है। एंड लॉग क्यू, क्यू का मतलब क्या, रिएक्शन कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, एट इक्विलिब्रियम, यानी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो सिखाया था कि इक्विलिब्रियम पर ई सेल का वैल्यू बच्चों बताओ क्या हो जाता है, 0 के बराबर। और ई सेल का वैल्यू यदि 0 हो गया, इक्विलिब्रियम पर है, तो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, के इक्यू, इक्यू का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है कि नहीं? तो अब जो हमारा फार्मूला है वो जरा ध्यान से देखो क्या रिड्यूस होकर हो जाएगा। तो इसे फार्मूला में ई सेल का वैल्यू को कर दिया 0, ये वाला वैल्यू कर दिया 0, ई नॉट सेल का वैल्यू पुट किया -2.303 RT/NF, एंड लॉग क्यू को कह दिया इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से ना लॉग के इक्विलिब्रियम के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत फार्मूला निकल करके आया। क्या? इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी NF ई नॉट सेल, NF ये इधर चला जाएगा बच्चे, या तो ये माइनस इधर प्लस कर दे और इसको इससे गुना कर दो, तो NF ई नॉट सेल एंड डिवाइड बाई 2.303 RT, है ना, एक फार्मूला ही है।
और यही अगर एल लिखते, कभी कभी एल वाला फॉर्मूला पूछ देता है, तो एल में 2.303 नहीं होता, यानी बेसिकली अगर एल लिखोगे तो एल के इक्विलिब्रियम इक्वल टू हो जाएगा, खाली इसको 2.303 है ना, इसको खा जाना है, एन एफ ए नॉट सेल एंड डिवाइड बाई आर टी। तो कभी कभी ना नीट में खाली फॉर्मूला पूछता है, तो एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल डिवाइड बाई आर टी, और लॉग के इक्विलिब्रियम में एक टर्म आ जाएगा 2.303, है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो दोनों ही फॉर्मेट में आपको फॉर्मूला को याद रखना है, लेकिन हमने सिखाया था कि अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं रहे तो बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, ध्यान से देखोगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 298 केल्विन, 298 केल्विन पर सिखाया था ये जो वैल्यू होता है 2.303 RT बाई एफ, पीछे में प्रूफ किया हुआ है ये 0.0591 के बराबर होता है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर लॉग के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एन ए नॉट सेल एंड डिवाइड बाई 0.0591। ये सूत्र नहीं, इस कॉन्सेप्ट के लिए महासूत्र है जिसको कि याद कर लेना है, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। क्या फॉर्मूला, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एन, एन क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ई नॉट सेल, ये ई नॉट सेल क्या, ई नॉट सेल तो कितनी बार निकाला, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, इस वैल्यू को पुट करेंगे ई नॉट सेल को एंड डिवाइड बाय 0.0591 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.06 ले लेंगे, तो आपको लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला कंठस्थ याद होना जरूरी है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, और कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो इस फॉर्मूले को भी याद रखो, इसको भी याद रखो, और ये तो महासूत्र है ही है, महा फॉर्मूला जिससे कि न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इससे, तो इसको तो याद रखना ही रखना है। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। तो क्या याद रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल के बीच में एक फार्मूला आया, और वो फार्मूला है लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल डिवाइड बाई 2.303 RT, एफ क्या, फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम के बराबर। यही अगर एल एन के इक्विलिब्रियम है तो फार्मूला एन एफ ई नॉट सेल डिवाइड बाई RT, ये 2.303 जो आता है ना लॉग के साथ आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस पर वही फार्मूला हो जाता है लॉग के इक्विलिब्रियम के लिए एन ई नॉट सेल डिवाइड बाई 0.0591। ई नॉट सेल का क्या फार्मूला, ई नॉट सेल बहुत बार निकाला, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, क्वेश्चन में अगर ई नॉट सेल मिल गया वैल्यू पुट करेंगे, एन का वैल्यू पुट करेंगे, तो लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक न्यूमेरिकल के हेल्प से समझते हैं। Calculate value of के इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गिवन सेल रिएक्शन। ये सब IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछ चुका है, नीट वगैरह में पूछता रहता है। रिएक्शन आपके पास दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ई नॉट का वैल्यू Zn+2 से Zn के लिए इट इज़ 0.70 वोल्ट, SRP का वैल्यू दे दिया जिंक का, और SRP का वैल्यू दे दिया कॉपर का 0.3 वोल्ट 34 वोल्ट। एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ तक
क्वेश्चन दिया हुआ है और लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू पूछता है, तो क्या चाहिए फार्मूला। तुम यहां टेम्परेचर मेंशन किया क्या, नहीं किया। क्या लोगे 25 डिग्री सेल्सियस, तो फिर वहां पर क्या फार्मूला आता है, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू, फार्मूला रट लेना है एन ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.0591, है कि नहीं। तो पहले देखो क्या पूछा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर लॉग के इक्विलिब्रियम आ जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मिल जाएगा। तो पहले लॉग के इक्विलिब्रियम देखो कि हमें क्या चाहिए, लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू को पुट कर दिया। क्वेश्चन करने का तरीका होता है ना, क्या पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन फार्मूला किसका, लॉग के इक्विलिब्रियम का। क्या फार्मूला, एन ए नॉट सेल डिवाइड बाय 0.06 अप्रॉक्सीमेटली 0.0591 को लिखते हैं। अब n कितना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है वो दिख रहा है। Zn से Zn प्लस 2 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, Cu प्लस 2 से Cu में जाएगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ये तो दिख रहा है। तो n का वैल्यू मिल गया 2, है कि नहीं, n का वैल्यू मिला 2, ये तो दिख रहा है। क्या बात समझ में आ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन बहुत बार लिखा है यार इसको। अब हमें पहचानना है कि ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट सेल, तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में कौन है, राइट में होता कौन है, जिसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu प्लस 2 का। ये देख बच्चे, Cu प्लस 2 से Cu में जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये किधर, राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। और Zn से Zn प्लस 2 में जा रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन वाला क्या, लेफ्ट हाफ सेल, LHC मतलब लेफ्ट हाफ सेल। अब तो पता चल गया कि कौन राइट में और कौन लेफ्ट में, पहचानना भी जरूरी है। क्या इसका गैल्वेनिक सेल बना सकते हो फटाक से, बिल्कुल बना सकते हैं गैल्वेनिक सेल। देखो यहां पर हम बना दे रहे, Zn का ऑक्सीडेशन हुआ, ये सॉल्ट ब्रिज, और Cu प्लस 2 का रिडक्शन हो गया, राइट वाला रिडक्शन, लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन, ये आपका गैल्वेनिक सेल बन गया। तो राइट में कौन है, कॉपर, कॉपर का एसआरपी का वैल्यू 0.34 और जिंक का एसआरपी का वैल्यू दिया है -0.70, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1.04 वोल्ट। तो ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू 2, ई नॉट सेल का वैल्यू 1.04 एंड डिवाइड बाय 0.06। तो ये लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आपके पास मिल गया। पूछता क्या है, क्वेश्चन में पूछता है कि इक्विलिब्रियम, इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर ले, या डेसिमल डेसिमल को उड़ा दो तो ये हो गया 208/6, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 104/3 कर लो, 3 दूना 6, 104/3, है कि नहीं। तो लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू पूछता तो ये आंसर होता। पूछा क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या करोगे, बेस कितना यहाँ पर 10, तो 10 का पावर 104/3, यही वैल्यू हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। कुछ बात समझ में आई। फार्मूला में n चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, गेन भी हो रहा है, यानी n का वैल्यू 2। ई नॉट सेल, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, राइट वाला लेफ्ट वाला पहचान लिया कि राइट में रिडक्शन होता है और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन वाला ये हुआ, ऑक्सीडेशन वाला ये हुआ। राइट हाफ सेल कॉपर का हुआ, एसआरपी का वैल्यू दिया है, लेफ्ट का एसआरपी का वैल्यू दिया है, ई नॉट सेल का वैल्यू आया, पुट कर दिया 1.04 डिवाइड बाय 0.0591 को 0.06 ले लिया अप्रॉक्सीमेटली, डेसिमल डेसिमल हट गया यहाँ से, सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करके वैल्यू रखा तो लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आ गया। तो के इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ बेस 10, तो 10 का पावर ये 104/3, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी ध्यान से सुनो, कभी कभी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है लेफ्ट और राइट में वो सेम नहीं बल्कि डिफरेंट होता है कि नहीं। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को हम बराबर कर लेते हैं, और जो बराबर करके आता है ना वही n होता है, वही नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। उस n का वैल्यू को हम पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाता है कि नहीं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गया। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरह से गैल्वेनिक सेल का बेसिक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से ई सेल का वैल्यू हम निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एसआरपी का वैल्यू दिया है, एसओपी का वैल्यू दिया रहे तो 3 चीज निकाल सकते हैं,
रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कंप्लीट सेल का ई सेल किस इक्वेशन से? नस्ट इक्वेशन से। और नस्ट इक्वेशन के हेल्प से इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब बार बार आपको रिवाइज करना है। और अगला क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, अगला क्लास कब होगा? मंडे को नहीं हो रहा अगला क्लास, मंडे को शायद राखी है तो उसकी वजह से हमने क्लास नहीं रखा है। अगला क्लास जो आपका होगा वो होगा वेंसडे को, नेक्स्ट वीक में 12:30 PM पर। और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल, ये क्यों बता रहा हूँ? कॉन्सेंट्रेशन सेल इसलिए बता रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ने के लिए बेसिक जो फॉर्मूला है आयोनिक इक्विलिब्रियम का वो आपको बढ़िया से आना चाहिए। बहुत बच्चा नहीं पढ़ा आयोनिक इक्विलिब्रियम, कोई बात नहीं, बेसिक फार्मूला बस एक बार तुम देख करके बढ़िया से आओगे। कहां से देखें सर? प्ले लिस्ट में एक जगह फार्मूले का लिस्ट हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम का बनाया हुआ है। आयोनिक इक्विलिब्रियम का फार्मूला आप वहां से देख लेंगे। प्ले लिस्ट में जाओगे हमारे चैनल पर, वहां पर आयोनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक फार्मूला सब जिक्र किया हुआ है कि अगर एसिड है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं, बेस है तो उसका कैसे पीएच कैलकुलेट करते हैं, या फिर सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं, बफर सॉल्यूशन है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं। तो बेसिक फार्मूला आप सब याद करके आएंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल में पूरा का पूरा बेसिक फार्मूला आयोनिक इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल होने वाला है। हम फिर से फार्मूला यहाँ पर भी बताएंगे, लेकिन अगर आप देख करके आते हैं तो आपकी समझने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो ठीक है बच्चे, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जम के पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।